Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today we will learn chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So, dear students, don't waste time, we will start our chapter 2. प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो इस चैप्टर में हम जितने भी स्फेयर्स थे सबको डिफरेंट सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे हमारे लिथोस्फेयर यानी लैंड के बारे में। लैंड समझते हैं ना, ज़मीन समझते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस पर प्लेटू, माउंटेन, डेजर्ट्स, ये सारे जो नेचुरल आपके थिंग्स मिलते हैं, इन्हीं को कहा जाता है लैंड। बात समझ में आ रही है कि जैसे अर्थ पर मैंने आपको बताया था कि अर्थ को अगर डिवाइड किया जाए तो अर्थ पर 4 प्रकार के स्फीयर मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जिसमें एटमॉस्फेयर सबसे थिन लेयर है जो ग्रेविटी की वजह से हमारे चारों तरफ हमारे को आवरण के तरीके से कवर किया हुआ है। लिथोस्फीयर यानी जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी लिक्विड पार्ट यानी जिसमें वाटर आता है, और बायोस्फीयर जहाँ पर तीनों नैरो जोन होता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर ये तीनों जो जोन होते हैं जहाँ पर मिलते हैं उस नैरो जोन को कहा जाता है, उस नैरो जोन को कहते हैं हम बायोस्फीयर। तो आज हम सारे स्फीयर को धीरे धीरे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, जैसे आपको पता है कि अर्थ के फॉर्मेशन में, लैंड के फॉर्मेशन में देखा जाए तो 3 प्रकार की जो लेयर्स हैं, कौन कौन से, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट मेंटल कोर में अगर देखा जाए तो क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ? जो हमारी भू परपटी होती है, ऊपरी परपटी होती है, जिससे मिट्टी वगैरह खुदाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के निर्माण में कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? एलिमेंट होता है, मैंने फार्मूला भी बताया था, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। अब आप सोच रहे हो सर ये एल्यूमिनियम तो समझ में आया, बस सिलिका क्या है? तो सिलिका एक प्रकार की रेत होती है बेटा। हम समझ लेते हैं कि सिलिका मतलब रेत, जो हमारे अर्थ की ऊपरी परपटी का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम सियाल कहते हैं। उसके नीचे वाली पार्ट को हम सीमा कहते हैं, यानी सियाल और मैग्नीशियम। और सबसे इंटरनल पार्ट को, सबसे इनर पार्ट को हम कहते हैं कोर। कोर मतलब यानी इसको हम डिफाइन करते हैं निफे से, यानी निकिल और फेरस। फेरस मतलब आयरन। और यही लिक्विड फॉर्म में है बेटा, यही लिक्विड फॉर्म में है। और आज भी ये जब कहीं वल्केनो फटता है या कहीं अर्थक्वेक आता है या ऐसी जगह पर अर्थक्वेक आता है जहाँ पर भू परपटी यानी जो क्रस्ट है या मेंटल है बहुत थिन लेयर है, वहाँ पर वो लेयर बड़ी आसानी से फट जाती हैं और लिक्विड मैग्मा जो होता है, जो लिक्विड कोर होता है, जो निफे एंड फेरस होता है यानी निकिल और फेरस, ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फोर्सफुली बाहर निकलता है और आसपास के इलाकों पे फैल जाता है। और जब सूख जाते हैं तो एक नई लेयर बन जाती है, जिससे प्लेटूज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे जो एक हमारी ब्लैक सॉइल होती है ये बन जाती है, जो हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारी देखा जाए तो क्रॉप के लिए, खास करके स्पेशली कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखते हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि डू यू नो लिखा है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड, देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 90% पॉपुलेशन है अर्थ की, वो 30% एरिया पे क्या करती है?
पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, यानी 90% जो पॉपुलेशन है 30% लैंड एरिया पे क्या करती है, रहती है, वहीं पर वो अपना जीवन यापन करती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेटेड। बाकी जो 70% बच रहा है, या तो वो जो है पार्ट हमारे लिए स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा घनत्व वहाँ नहीं है, हल्का फुल्का है, या फिर इनहेबिटेटेड है, यानी वहाँ पे रहने लायक नहीं है, वहाँ लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अभी लैंड एरिया पे चलिए, जो मैदान क्षेत्र होते हैं, जो फील्ड होते हैं, जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, जो शहर होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है, बट जो हमारे माउंटेन इलाके होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलती। एक एग्जांपल मैं इंडिया का लेना चाहूँगा। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा बेटा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत लिखिए बेटा, इमीडिएटली राइट इन कमेंट बॉक्स। तो सबसे बड़ा जो है आपका जो स्टेट है वो है राजस्थान, लेकिन डेजर्ट पार्ट है। तो क्या सबसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा स्टेट। तो क्या अगर देखा जाए तो हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया में हम 4th नंबर पे आते हैं, बट पॉपुलेशन के मामले में हम इंडिया में 1st रैंक पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य समझ में आया कि कंडीशन भी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशन कैसी है, वेदर कंडीशन कैसी है। अगर वेदर कंडीशन अच्छी होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी मिलेगी। और आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, अगर ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा मैं। दुनिया का सबसे बड़ा, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, कुछ भी कहिए आप, बिगेस्ट बोलिए, लार्जेस्ट बोलिए, है ना, सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रसिया है। मैंने फार्मूला भी बताया था, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, और रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तत्पश्चात इंडिया। तो अगर देखा जाए तो पहला जो कंट्री है वो है रसिया, बट पॉपुलेशन में देखा जाए तो बहुत कम है। मैंने आपको ये भी बताया था कि रसिया में 11 टाइम जोन है, उसके एक पार्ट में डे होता है तो दूसरे पार्ट में नाइट होता है, एक साथ पूरे पार्ट में डे एंड नाइट नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि साइबेरिया इलाका है, नॉर्थ पोल के पास है, आर्कटिक क्षेत्र के पास है, इसलिए वो हमेशा कोल्ड में है, फ्रोजन है, टेम्परेट जोन में आ जाता है, नॉर्थ टू कोल्ड, नॉर्थ टू हॉट, थोड़ा सा पार्ट आ जाता है फ्रिगेट जोन में जो जमा हुआ है, यानी वो टॉरिड जोन में है ही नहीं, वो इक्वेटर के पास है ही नहीं। वो 66 जो आपका 66 हाफ जो नॉर्थ है लेटीट्यूड, उसके नॉर्थ में लगभग पड़ जाता है, तो फ्रिगेट जोन में आ जाता है, तो वहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं। 3344 किलोमीटर के रेंज में अगर देखा जाए तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन आप पूछ ही नहीं सकते। आप अपनी विलेज में देख लो, आप पता चलता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में, 1 किलोमीटर की अगर स्क्वायर किलोमीटर की हम बात करते हैं तो कम से कम 10 विलेज मिल जाएंगे। और चाइना, रसिया की बात करूँ अगर मैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एक दिन पढ़ रहा था 3 या 4 किलोमीटर के रेंज में एक विलेज मिलेगा। बताइए, तो पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, तो कंडीशन डिपेंड करती है पॉपुलेशन के लिए। तो वही कह रहा है कि 30% जो लैंड इलाका है वहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है, और बाकी 70% पे या तो पॉपुलेशन है नहीं, या फिर है तो बहुत ही विरल मात्रा में, बहुत ही जटिल मात्रा में। मतलब वहाँ पे है नहीं है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी कंडीशन होगी तब तो वहाँ पे डिपेंड करेगा, लोग रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। आप अपने माउंटेनियर इलाकों पे देख लो, आप पहाड़ों पे देख लो, आप वहाँ भी उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपका सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम। तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर अर्थ की अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो अर्थ का टोटल एरिया कितना है बेटा? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो कितना है, 32 लाख यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना इंडिया का है, और यानी 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया का पार्ट हो गया। तो अगर मैं डिवाइडेशन करूँ, कहा जाता है कि लगभग अर्थ पर 70% वाटर है, तो 30% आपका क्या है, लैंड है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, कि अर्थ पर कितना लैंड है, कितना वाटर है, तो अर्थ पर लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर पानी है, पानी समझते हैं ना, वाटर। बाकी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर आपका लगभग लैंड है। उसी पे जो आपके पूरे कंट्री में जितने भी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, इसी पर वो रहते हैं, पॉपुलेशन इसी पर रहती है। इसी 15 करोड़ किलोमीटर जो आपका वर्ग किलोमीटर है, इसी पर ही आपके प्लेटू, आपके डेजर्ट, लैंड, माउंटेन, यानी जितने भी आपके जो है लैंडस्केप्स हैं, सब इसी पे पाए जाते हैं, इसी पर स्थित हैं। बात समझ में आई बेटा? फिर देखते हैं बेटा, देखिए, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इक्वलिटी नहीं है, जो इक्वलिटी नहीं है पॉपुलेशन की, सब जगह पे एक ही जैसी पॉपुलेशन, उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न उसका मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए लिखा भी हुआ है कि ड्यू टू वेरीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, लैंड और क्लाइमेट के आधार पर ही वहाँ पे लोग रहते हैं। अगर डेजर्ट पार्ट होगा तब वहाँ भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तब भी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, ज़्यादा ठंडक होगी, कोल्ड होगा तब भी आपको पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रो नहीं करेगी। आगे देखते हैं बेटा। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ तो ठीक हो गया, बट अगर हमें जॉब की कंडीशन चाहिए, हमें रहने के लिए चाहिए, हमें फूड चाहिए, हाउस चाहिए, जॉब चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अगर ये बेसिक नीड्स हमारी नहीं पूरी होंगी, यानी जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ब्रेड, फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस, अगर ये तीनों हमारी बेसिक नीड्स जो हैं, एवरीबडी की बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं गेट होता है, तो हम आई कांट सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हमारी, फिर देखते हैं। देखिए, लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज और नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। मैंने आपसे क्या कहा? डेजर्ट एरियाज हो गए, थिक फॉरेस्ट एरिया हो गए या नॉर्मली, ये सब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया बेटा कि जो जहाँ पर आपकी कंडीशन रहने लायक नहीं होगी, वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो माउंटेन वाले इलाके हों, डेजर्ट्स हों, प्लेटूज़ हों, वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है ज़्यादा? प्लेन्स पर, लैंड इलाकों में, जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब, यहाँ पे आपके लिए बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से मिल जाता है, स्कूल, कॉलेज, ड्रिंकिंग वाटर, मार्केट, प्लफिंग यानी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिल जाता है, यानी आपकी सारी बेसिक नीड्स आपकी प्लेन इलाकों में फुलफिल हो जाती है बेटा। लैंड यूज को देख लेते हैं बेटा। लैंड का यूज क्या है, हम यूज कैसे कर सकते हैं? लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, हम लैंड का उपयोग डिफरेंट पर्पज में करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। बात समझ में आ रही है आपको? एग्रीकल्चर खेती के लिए, बागबानी के लिए, माइनिंग समझते ना, ड्रिलिंग या माइनिंग, खुदाई करते हैं, जो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स हैं। अभी आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी है, और 7th क्लास में थे आप, तभी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि हम लोग अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स निकालते हैं तो खुदाई करते हैं, जैसे कोल हो गया, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, कुछ भी हो गया, हम आयरन, हम ज़मीन से खुदाई करते हुए निकालते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ऑयल, ये भी हम निकालते हैं। कहाँ से? खुदाई करते हुए, ड्रिल करते हैं। अगर हमें हाउस बनाना हुआ, रोड बनानी हुई, बिल्डिंग सेटअप करना हुआ, या फिर कोई इंडस्ट्री बनानी हुई, तो उसके लिए भी हम लैंड का उपयोग करते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, ये जनरली क्या कहलाते हैं?
लैंड यूज कहलाते हैं। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वे इन विच, ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते बेटा, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। अब मैंने आपको बताया, जैसे आपने मैप पढ़ा है, मैप 4 प्रकार के होते हैं, कैसे? पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, टोपोग्राफिक मैप और कौन सा? फिजिकल मैप। भाई मैंने आपको 4 मैप पढ़ाए हैं, कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिक मैप और थीमेटिक मैप। तो आप यहाँ भी बात आ गई टोपोग्राफी, जहाँ से हम देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स, ऐसा टोपोग्राफी, वो लैंड एरिया है, माउंटेन इलाका है, कैसा है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, मिनरल। अब सपोज करिए जहाँ पे मिनरल्स अच्छे होंगे, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी होगी, जहाँ की सॉइल अच्छी होगी, वहाँ पे हम खेती अच्छी कर सकते हैं। क्लाइमेट अच्छा होगा तो लोग वहाँ पे क्या नाम है, टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट हब बना सकते हैं। अगर मिनरल्स मिलेंगे तो वहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं। एंड अगर अवेलेबिलिटी वाटर है तो वहाँ पे हम बिजनेस अच्छा लगा सकते हैं। तो हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं उससे हम बेटा अपनी चीज़ों को हम फुलफिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है कि ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड एंड लैंड यूज पैटर्न। मीन्स ह्यूमन फैक्टर, इंसानों का फैक्टर, और जो पॉपुलेशन होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे टर्म्स को, हमारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो हमारे लिविंग रहने का जो स्टाइल होता है, लिविंग स्टाइल, इन सबको वो क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है इस पर वो इफ़ेक्ट डालता है। और इससे हमारी जो पैटर्न होता है डिटर्मिनेट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, हमारे पैटर्न, लैंड के यूज करने के पैटर्न को भी वो प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब अगर ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप के आधार पर लैंड 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट लैंड यानी खुद की जो ज़मीन, और कम्युनिटी यानी पब्लिक की ज़मीन। अब देखिए पब्लिक की ज़मीन की बात की जाए, कम्युनिटी जैसे आपका मान लीजिए आपका हाउस बना हुआ है तो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़े है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी ज़मीन पे बना है। आप खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, फॉरेस्ट्री करते हो, तो आपकी ज़मीन है, कोई किसी दूसरे पर्सन की तो ज़मीन है नहीं वो। तो पर्सनली यानी प्राइवेट ज़मीन और कम्युनिटी ज़मीन। अब जैसे कुछ लोग खेती करते हैं तो कम्युनिटी खेती करते हैं, कि किसी लैंड पर एक साथ कई लोग मिलकर खेती करते हैं, उसको कम्युनिटी लैंड भी कहा जाता है। तो अभी देखते हैं, आगे समझाते हैं आपको। तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी और कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। बात समझ आ रही है? नहीं समझ में आई? देखिए कम्युनिटी लैंड आपका प्राइवेट लैंड समझ में आ गया। जैसे आपकी ज़मीन, आप अपने घर में आपकी ज़मीन होगी, आपके घर के पास आसपास जहाँ आप लोग खेती करते हो वो आपकी लैंड होगी, आपकी प्राइवेट लैंड होगी। लेकिन कम्युनिटी लैंड का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी लैंड का मतलब जैसे आप जंगल गए, बागीचा गए, अब बागीचे में कई लोगों का हिस्सा होता है, जब तक उसको आप डिवाइड ना कर दो तब तक आपकी ज़मीन नहीं है, वो कई लोगों की ज़मीन है। बात समझ आ रही है? या फिर आप कहीं ऐसा लैंड जहाँ पर आप लोग गेम खेलते हो, फील्ड, वो कम्युनिटी लैंड हो गई, जिसको गांव की भाषा में हम क्या कहते हैं, ग्राम समाज, जीएस। बात समझ आ रही है? जिसको हम ग्राम समाज कहते हैं। तो कम्युनिटी लैंड वो किसी पर्सनल की नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों की होती है। एक तो हम ये समझ सकते हैं। दूसरा समझने का तरीका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे तो इंडिया में भी है कि जो फ्रूट के बागीचे लगते हैं, जैसे आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में पर्टिकुलर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एप्पल की खेती करते हैं, एप्पल का एग्रीकल्चर करते हैं। तो वहाँ पे अकेले एक लोग नहीं करते, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर खेती करते हैं। तो क्या कहलाएगा? वो कम्युनिटी लैंड कहलाएगा, क्योंकि वहाँ सामुदायिक बहुत सारे लोग मिलकर अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और जो उसको फिर सेल करेंगे, फ्रूट की देखभाली करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसको सेल करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वल सब में बटेगा। तो इस प्रकार से हम कम्युनिटी लैंड की बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, देखिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हो गया। देखिए पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अगर देखा जाए
तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही पहले ही बता दिया कि अर्थ पर 30% लैंड है, 70% वाटर है। वाटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका वाटर आ गया, लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपका लैंड आया, जिसमें से लगभग अगर यूएन की लिस्टेड बात करें तो लगभग 193 कंट्रीज लिस्टेड हैं। बाकी और भी छोटे मोटे कंट्रीज हैं, कोई बहुत से बड़े हैं, कोई बहुत छोटे, जैसे रसिया बहुत बड़ा है, वेटिकन सिटी बहुत छोटा सा है जो रोम के अंदर ही है। वेटिकन सिटी का अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन 1000 लगभग पीपल माना जाता है वेटिकन सिटी का। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन तो इस समय वर्ग पूरे वर्ल्ड की लगभग 7 अरब है, बिलियन ट्रिलियन पहुंच रही है, बट लैंड तो नहीं बढ़ रहा ना। लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, लैंड तो लिमिटेड है। तो लैंड लिमिटेड है बट लोगों की जो डिमांड्स हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं। तो लैंड यानी देखा जाए तो डिमांड के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड के तुलना में सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसी में हम क्या कर रहे हैं, उसी में हमें एग्रीकल्चर भी करना है, उसी में हमें इंडस्ट्री भी लगाना है, रोड ट्रांसपोर्ट, यानी हमारी जो जितने भी यूज हैं हम सब उसी लैंड पे कर रहे हैं। उसी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर ही कर रहे हैं, कहीं अदर नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम किसी रिवर को हम क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, या उसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, किसी वाटर रिसोर्स को, लैंड यानी पॉन्ड, लेक, इन सबको भी अगर हम समाप्त कर देते हैं तब भी हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो इको साइकिल है, जो हमारा साइकिल चलता है, फूड साइकिल अगर चलता है हम बात कर लें, या एनर्जी साइकिल चलता है वो बात कर लें, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर साइकिल है वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करेगा, हमारी इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा, इफ़ेक्ट डालेगा उस पर। इन्हीं सब कारणों से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। समर का सीज़न अभी स्टार्ट है, लेकिन इस समय अभी से ही 48 डिग्री टेम्परेचर अभी से ही काफ़ी हाई लेवल पर है। अभी 2 दिन पहले पूरे इंडिया का सबसे गर्म स्थान चुरू राजस्थान में है, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे था। और अभी अगर मई में ये हाल है तो मुझे लगता है कि मिड जून तक टेम्परेचर 50 अबव पहुँच सकता है, 50-55 तक। चुरू में टेम्परेचर 57-58 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब आप सोचिए वहाँ सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है। क्या वहाँ पे लोग रहेंगे? पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन को कॉमर्शियल एरियाज़ में यानी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते जा रहे हैं, कॉमर्शियल एरियाज़ बनाते जा रहे हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग भी करते जा रहे हैं, और रूरल एरियाज में भी एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बदलाव काफ़ी आए हैं। लैंड के यूज करने का पैटर्न भी चेंज हुआ है, कल्चरल चेंज हुआ है, कल्चर चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है हमारी। लैंड डिग्रेडेशन की बात किया जाए तो लैंडस्लाइड भी आ रहे हैं, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन भी होता जा रहा है। क्यों? रीजन क्या है उसका? डेजर्टिफिकेशन क्यों डेजर्ट बढ़ता जा रहा है? उसका रीज़न ये है कि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट्स के मात्रा को बढ़ाने के लिए, अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते जा रहे हैं। इस प्रकार लैंड का डिग्रेडेशन भी बढ़ता जा रहा है और डेजर्टिफिकेशन भी होता जा रहा है। तो इसको हम बंद कैसे कर सकते हैं? इसको हम रोक कैसे सकते हैं? रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें। जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हर जुलाई यानी एवरी ईयर जुलाई में जो फर्स्ट वीक होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो, या कभी कभी मौसम अगर मानसून लेट हो जाता है तो उसको हम 15 जुलाई तक बढ़ा देते हैं, ये होता है वन महोत्सव। तो भारत में 2 प्रकार के यहाँ पे भारत में योजनाएं चलाई जाती हैं जिनको हम वन महोत्सव कहते हैं, वन सप्ताह और वन महोत्सव। तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए, अपने तहसील पर, अपने ब्लॉक पर जाना चाहिए, या किसी गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन हो, या अगर हो सके तो आपकी स्वयं की ज़मीन हो, आपके स्वयं का लैंड हो, तो उस पर आप ज़मीन पर प्लांट्स लगा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज होने से बचा सकते हैं। अब थोड़ा सा योगदान, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा योगदान
अगर आप एवरी ईयर किसी के बर्थडे पर, किसी के मैरिज एनिवर्सरी पर, वेडिंग एनिवर्सरी पर अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात, ये मेमोरी हो जाएगी आपके उस, जो आपकी डेट होती है, जो आपका दिनांक होता है, जो आपकी मेमोरी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा आपका योगदान हो सकता है, आपके लिए मेमोरी रहेगी, लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। तो हम इस प्रकार एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से अपने इन्वायरमेंट को अगर हम बचा सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम इसको जो है कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं अपने इस इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। हम लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, देख लेते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अराइवल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। मीन्स जैसे कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लैंड का एरिया नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लैंड हमारे पास है उसी में से हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं। और जो लैंड की क्वालिटी है, जो लैंड का रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, इसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। हमें अपने डिग्रेडेशन को देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम कैसे इसको हम बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिकॉर्बोनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। मैंने आपको ये पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं। अतिचारण, ग्रेजिंग, समझते हैं ना, अतिचारण यानी जो ज़मीन, लैंड खाली पड़ी होती है जहाँ पे एनिमल्स जाते हैं और घास को वो खाते हैं, या चारागाह जिसको कह सकते हैं हम, तो इससे भी ग्रेजिंग होती है। तो ग्रेजिंग करने से हमारा जो लैंड का जो ऊपरी क्रस्ट होती है, जो परपटी होती है, वो कहीं न कहीं लूज़ हो जाती है, जिससे बरसात होती है, हैवी रेन होता है तो मिट्टी कट जाती है और इरोजन हो जाता है। अगर प्लांट कट जाते हैं तो उनकी रूट्स जो होती हैं वो हल्की पड़ जाती हैं और मिट्टी हल्की पड़ जाती है, ढीली हो जाती है और बारिश की वजह से वो कट जाती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने लैंड को, अपने इन्वायरमेंट को हम स्वयं बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। पहले देखिए गांव कैसे होते थे, ज़मीन पहले देख लीजिए आप। पहले फिगर में आपको क्या है कि दो किसान एक बैल लेते जा रहा है, पेड़ है, प्लांट्स हैं। फिर देखिए थोड़ा सा दूसरी फिगर में इलेक्ट्रिसिटी का पोल आ गया है, घर बन गए हैं, कच्चे की जगह पक्के घर आ गए। थर्ड फिगर में देखिए सारे लैंड समाप्त हो गए हैं, कच्चे मकान भी समाप्त हो गए, और भी थोड़ा सा हम स्मार्ट सिटी पे आ गए। और जो आपका फोर्थ फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि लैंड यानी एग्रीकल्चर का लैंड पूर्णतः समाप्त हो चुका है। और इस प्रकार हम अपने स्वयं के एनवायरनमेंट को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।